हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के अंदर जो एयर कंडीशनिंग का पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री क्या होती है? एक साइंस जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं मॉइस्ट एयर की। तो इस साइक्रोमेट्री में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक इंथैल्पी। ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चार्ट के ऊपर तो उस चार्ट को हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट कहते हैं। ओके, ऐसे चार्ट आप कई सारे अलग सब्जेक्ट्स में भी स्टडी करते हैं, जैसे कि आप लोग मोलियर चार्ट स्टडी करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर, पावर प्लांट सब्जेक्ट में, है ना। उसी प्रकार से आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है। मोलियर चार्ट आपका स्टीम के लिए यूज़ किया जाता है जो पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपके एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आपके एयर कंडीशनिंग के जो प्रोसेस होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस चार्ट पे होता क्या है? वही साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं इस चार्ट के ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसे बेसिक प्रोसेस होते हैं साइक्रोमेट्री के अंदर, जैसे कि सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इन प्रोसेस को भी हम लोग स्टडी करते हैं। ये कुछ बेसिक प्रोसेस हैं। एक्चुअल में ये कुछ बेसिक प्रोसेस ऐसे हैं जो हो भी सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में होते नहीं हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस में, बट इनको हमें स्टडी करना होता है। बट ये बेसिक प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन दो चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट एंड बेसिक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं साइक्रोमेट्रिक चार्ट ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ऐसा चार्ट होता है जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो आपकी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं मॉइस्ट एयर की, राइट, उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम डीबीटी भी कहते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो लाइंस होती हैं उनको हम एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है? जो आपकी एक्स एक्सिस होती है। जैसे कोई चार्ट होता है उस पर आपकी दो, जैसे ग्राफ होता है आपका, ये क्या होता है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑन अ चार्ट, राइट। तो इस ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस को, इसको एब्सिसा कहते हैं, उस पर आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और वाई एक्सिस, जिसको हम वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। उस पर आपकी होती है ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। आप इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहिए या फिर आप इसको ह्यूमिडिटी रेशियो भी कह सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पे? वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह सकते हैं और वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं क्या होता है? 0.622 ऑफ पीवी ओवर पी माइनस पीवी, ये भी कहते हैं। हमको पता है कि इस रिलेशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के जो आपका जो पीवी होता है वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वेपर प्रेशर एक तरीके से कह सकते हैं वाटर वेपर का। तो इट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका फंक्शन होता है? ओनली फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर होता है ये तो फिक्स रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, टोटल प्रेशर। इस वजह से सिर्फ इसका फंक्शन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो आपके वाई एक्सिस पे हम कहते हैं कि आपका ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट का बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन लाइन या सैचुरेशन कर्व कहते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो जरा देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो वाई एक्सिस पे आपका क्या है? ये डब्ल्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डब्ल्यू किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, डी ए का मतलब हो गया ड्राई एयर। ओके, अच्छा, किलोग्राम पर केजी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो ग्राम पर केजी होना चाहिए। किलोग्राम पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता ही है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? मास ऑफ वाटर वेपर टू दी मास ऑफ ड्राई एयर। वाटर वेपर का मास बहुत ही कम होता है अगर ड्राई एयर के कंपेरिजन में देखें तो वैसे तो ग्राम पर केजी लिखना चाहिए, बट ठीक है, केजी पर केजी भी आपको कई जगह आपको दिख जाएगा बुक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके,
तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस पे क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W, जिसको आप ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखेंगे तो आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखेंगे, है ना। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको पता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट हो या साइक्रोमेट्री, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मॉइस्ट एयर को पढ़ते हैं। तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका मॉइस्ट एयर का, क्या आपको इसका अंदाजा है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर, क्या आपको पता है इसके बारे में? तो मॉइस्ट एयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मॉइस्ट एयर के अंदर हमको पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ड्राई एयर होती है, एक तो ड्राई एयर होती है और एक होता है आपका वाटर वेपर। तो क्या हम इसको, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स मानेंगे, इसमें हमारा दो कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फेस कितना होगा, है तो एयर ही ना, तो नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गिब्स फेज रूल जो आप थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, क्या होता है गिब्स फेज रूल? गिब्स फेज रूल कहता है आपसे, इट इज यूज्ड टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। इस गिब्स फेज रूल को अगर अप्लाई करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, फेज कितना आपका 1, क्योंकि एयर ही तो है आपका, मॉइस्ट एयर हो तो एयर ही तो कहा जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट्स कितने हैं आपके, 2 हैं, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3, यानी कि मॉइस्ट एयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, मॉइस्ट एयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता है, जबकि ड्राई एयर यानी गैसेस एयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 2 होता है, ये तो आपको पता है, राइट। तो अब 3, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों हमें ये बताता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इस पर आपका सिस्टम डिपेंड करता है। तो आइडली इसमें कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 3 प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको y एक्सिस पे आपको दिख रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, x एक्सिस पे दिख रहा है आपको क्या, x एक्सिस पे दिख रहा है आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर। व्हाट अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो आपको दिख नहीं रही है ना, थर्ड प्रॉपर्टी इज टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर होता है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, जो दिख क्यों नहीं रहा है, इट इज फिक्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज फिक्स एट, इसको हम फिक्स कर देते हैं, ये कांस्टेंट रहता है किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1.01325 बार, है ना। इस तरीके से ये वैल्यू फिक्स रहती है, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर या 760 mm ऑफ मर्करी, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में लिख सकते हैं, 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मर्करी हेड के फॉर्म में, 10.3 मीटर ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1.01325 बार। ओके, तो इस वजह से इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी फिक्स रहती है। तो ये ग्राफ जो है 2 एक्सेस दिख रही हैं, एक x और एक y। इसके अलावा इस ग्राफ के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं, ग्राफ के ऊपर, एक ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये 2 एक्सेस के अलावा, y और x एक्सेस के अलावा आप देखेंगे एक कर्व आता है यहाँ पर, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व को हम सैचुरेशन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सैचुरेशन कर्व। इस सैचुरेशन कर्व पे आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी एयर अपना मैक्सिमम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है तब वो सैचुरेट हो जाती है, और मैक्सिमम मॉइस्चर को जब एयर एब्जॉर्ब कर लेती है तो एयर सैचुरेट होने पे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। इस वजह से ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, यानी मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, और इस कर्व को हम सैचुरेशन कर्व भी कहेंगे। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे इस पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड लाइंस आपको दिख रही होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं वैसे तो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी, है ना। उसी प्रकार से आपकी वर्टिकल लाइन कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, इंक्लाइंड लाइन कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इस तरह की कर्व लाइंस भी कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इतना सारी चीज़ें हैं देखने को जो आपको दिख रही हैं इसमें, तो हम क्यों ना इनको इंडिविजुअली देखें कि भाई साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे सारी की सारी लाइंस कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि एक सिंगल चार्ट पे जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, इस पर अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ तो मैं नहीं समझा सकता। तो मैं क्या करूँगा, ये आपका जो चार्ट रहेगा, जो आपका फ्रेमवर्क है वो ऐसे ही रहेगा, बस इसमें जो डिफरेंट लाइंस दिख रही हैं उनको मैं इंडिविजुअली डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का टेम्परेचर सिंपली ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, साइक्रोमीटर से, जब आपका थर्मामीटर का बल्ब ड्राई रहता है, राइट, उसी को तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहां पर बात कर रहे हैं कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, यानी एक सिंगल लाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस की बात कर रहे हैं, और कांस्टेंट यानी उस लाइन के अबाउट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट रहेगा। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, हम कुछ और नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, वह है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि कहां पे दिखता है आपका, इट इज शोन ऑन दी एक्स एक्सिस, डिग्री सेल्सियस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो आप देखेंगे ये जो वर्टिकल लाइन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी क्या होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। इसके बारे में कुछ खास बात क्या है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, वैसे भी वर्टिकल लाइन तो स्ट्रेट ही हो गई, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है वो आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ओके, यूनिफॉर्मली स्पेस का मतलब कि इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आप देखोगे बराबर का होता है। जनरली आपकी जो स्केलिंग है 5 डिग्री की, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 5 डिग्री का है, यहाँ भी 5 डिग्री। तो देखेंगे कि जो इनकी स्पेसिंग है, बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है ना। हर इस वाले मतलब आगे वाले टेम्परेचर और पिछले वाले टेम्परेचर बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन, है ना। तीसरी बात क्या है, ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो एक्स डायरेक्शन में, अगर ये एक्स एक्सिस है आपका, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरफ, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, मतलब इस तरफ जाएंगे अगर आप इस तरफ, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, और अगर आप इसके अपोजिट चले जाएंगे इस तरफ, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि क्यों इनको कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मान लो 80 डिग्री की 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पॉइंट पे मैं कहीं पे चला जाऊं, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस पूरी वर्टिकल लाइन पे कहीं भी रहूंगा तो हर जगह क्या टेम्परेचर रहेगा, 80 डिग्री तो रहेगा। सेम आपके यहाँ पे 65 है, इस पे किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, 65 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसलिए इनको हम कहते हैं कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ती हैं और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी डिक्रीज होती है, इनके बीच में स्पेसिंग यूनिफॉर्म होती है। तो ये आपकी हो गई वर्टिकल लाइन कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और जनरली जो इनके बीच में स्केलिंग होती है 5 डिग्री सेल्सियस की होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अच्छा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ही हम ह्यूमिडिटी रेशियो कहते हैं, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, अब ये ह्यूमिडिटी रेशियो कहाँ से आ गया, राइट। तो दोनों सेम ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली बात तो मैंने जैसा भी बताया आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, वर्टिकल एक्सिस जो यानी कि ऑर्डिनेट जिसको कहा जाता है, वाई एक्सिस कहते हैं, तो वाई एक्सिस पे इस चार्ट पे आपको क्या दिखता है, वाई एक्सिस पे आपको दिखेंगी ये ह्यूमिडिटी रेशियो की लाइन, किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर टू द किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर भी कह सकते हैं, या ग्राम ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर टू द केजी ऑफ ड्राई एयर भी कह सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि इसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस मूविंग टुवर्ड सैचुरेशन कर्व। आप यहाँ से मान लो स्टार्ट करते हैं, है ना, जीरो से, तो ये यहाँ से इस तरफ जाते हैं। सैचुरेशन कर्व क्या है, ये जो कर्व है आपका, ये सैचुरेशन कर्व है। तो ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि सैचुरेशन कर्व की तरफ जा रही होती हैं। सैचुरेशन कर्व वही जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, ठीक है। इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी जो आपकी लाइंस होती हैं वो इक्वली स्पेस होती हैं। अगर आप देखोगे इनके बीच में स्पेसिंग आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, 0 है, 0.02 है, 0.04 है, 0.06 है, यानी इनके बीच में स्पेसिंग क्या है, 0.02 की यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, ठीक है। और अगर आप वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएंगे, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाओगे तो क्या होगा, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, तो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
इनको कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो 0.024 है, तो इस पॉइंट में मैं कहीं पे जाऊंगा, कहीं भी इस पॉइंट पे कहीं भी जाऊं, है ना, इस पूरी लाइन पे कहीं भी जाऊं, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पूरे लाइन पे आपको जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिलेगी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है, कांस्टेंट मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ओनली, यानी कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस नहीं है, या कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशियो की लाइन नहीं है, एक कांस्टेंट प्रेशर की भी लाइन है। कौन से प्रेशर, वेपर प्रेशर की, ये भी ध्यान रखना है। क्या आप कह सकते हैं इनको, कांस्टेंट वेपर प्रेशर की लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कांस्टेंट वेपर प्रेशर की लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर ओनली। इसलिए अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी तो कांस्टेंट होगा। ओके, इसके बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे आपने देखा था, जब आपने पहला चार्ट देखा था जिसमें बहुत सारी लाइंस थी, तो उसमें आपको बहुत सारी इंक्लाइंड लाइंस दिख रही थी। इंक्लाइंड मतलब जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये जो इंक्लाइंड लाइंस होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 3 तरह की इंक्लाइंड लाइंस आप देखने को मिलेंगी आपको। और इस इंक्लाइंड लाइंस में सबसे पहली जो इंक्लाइंड लाइन है आपकी, वो है आपकी कौन सी, ये आपकी स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन सबसे पहली है कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। वेट बल्ब टेम्परेचर आपको पता है ये कौन सा टेम्परेचर होता है, जब आपका थर्मामीटर के बल्ब को हम एक कॉटन विक से, मतलब वेट कॉटन विक से या फिर वेट कॉटन से या फिर आप एक वेट क्लोथ से अगर हम उसे रैप कर देते हैं, तो उससे जो टेम्परेचर आपको मिलता है उसी थर्मामीटर से, उसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, राइट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार की इंक्लाइंड लाइन से, ठीक है। ये टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा ऑफकोर्स, लिखा नहीं है, बट दैट विल बी ऑफकोर्स इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह की आपकी इंक्लाइंड लाइंस होती है। ओके, अब इनके बारे में कुछ खास बातें हैं कि अगर आप देखो ये क्या इंक्लाइंड लाइंस हैं, और इंक्लाइंड लाइंस आप देखोगे एक पहाड़ की तरह जा रही है, मतलब ऊपर आपका ये पहाड़ जैसा हिल जैसा दिख रहा है। तो जब आप इस हिल पे क्लाइंब करेंगे, है ना, जब आप हिल पे क्लाइंब करेंगे तो यानी इसे अप हिल कहेंगे। अप हिल मतलब पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं, तो अप हिल जाएंगे आप इस पे, है ना, इस तरीके से आप जाएंगे, तो जैसे से ऊपर जाएंगे आपकी जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। आप देख ही रहे होंगे 25 से 90 पहुंच गया। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन हिल जिसको कहते हैं, पहाड़ से नीचे उतरिए आप, डाउन हिल जाएंगे, इस पहाड़ से नीचे जैसे से उतरेंगे, आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस क्या होंगी, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो होती हैं इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, अगर आप इस इंक्लाइंड लाइन के जैसे से ऊपर जाएंगे, है ना, वैसे वैसे आपका वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है, जब नीचे जाएंगे तो ये कम होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, इसके अलावा जो आपकी इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, जो मैंने पहली इंक्लाइंड लाइन आपको बताई थी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर, दूसरी आपकी होती है कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन। अब इसके बारे में खास बात बता देता हूं। इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, आपको मैंने बताया था इसमें आप इंक्लाइंड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 3 प्रकार की इंक्लाइंड लाइंस होती हैं। एक तो आपकी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर, तो इसके अलावा आपकी जो इंक्लाइंड लाइंस हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन भी होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो आपकी ये दोनों लाइंस कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एंथैल्पी, ये दोनों ही क्या होती हैं, इंक्लाइंड लाइंस होती हैं। लेकिन इनके एक बारे में एक और खास बात है कि ये जो इंक्लिनेशन होता है दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम लेवल ऑफ इंक्लिनेशन या सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब ये क्या होती हैं, ये कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई करती हैं, मतलब इनका इंक्लिनेशन का एंगल ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इनके बीच में डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली बोथ आर सेम। बेसिकली जो लाइन आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है, मान लो ये कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है, तो यही लाइन आपकी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की भी होगी। जो लाइन आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी की होगी वही लाइन आपकी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर, दोनों का इंक्लिनेशन इस तरीके से होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा है तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू है, कौन सी वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये जो वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सी आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी है, कौन सी वेट बल्ब टेम्परेचर, वो हम यूनिट से पता लगाते हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी, और वेट बल्ब टेम्परेचर किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा।
तो एक तो हम तरीका क्या होता है कि दोनों में पता लगाने का कि इसकी यूनिट तो आपको किलो जूल पर केजी में दिख जाएगी, इसी लाइन के अबाउट अगर आप जाओगे तो आपको किलो जूल पर केजी में जो मिलेगा वो आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी है, और अगर जो चीज़ आपको डिग्री सेल्सियस में लिखा होगा वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो एक तो ये तरीका हो गया है ना, तो एक तो ये तरीका हो गया ये फाइंड करने का कि आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर जो कि सेम इंक्लिनेशन होता है, मतलब इनके बीच में जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो सेम होता है ना। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सी स्पेसिफिक एंथैल्पी कौन सी वेट बल्ब टेम्परेचर, दोनों सेम लाइन होती है, ठीक है। इस वजह से इनकी हम यूनिट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, जो स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन होती है ना वो आपके साइक्रोमेटिक चार्ट के बिल्कुल बाहर, आउटसाइड द साइक्रोमेटिक चार्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया आउटसाइड साइक्रोमेटिक चार्ट। आउटसाइड साइक्रोमेटिक चार्ट में जाके तब इनकी वैल्यू लिखी होती है। तो एक और तरीका होता है इनको पहचानने का कि कि आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू क्या है। वैसे तो यूनिट से भी आप पता लगा सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यूज होती हैं वो साइक्रोमेटिक चार्ट के बाहर लिखी होती हैं, ओके, ये भी एक तरीका होता है। बाकी अगर आप देखेंगे इसके अंदर भी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप हिल के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी बढ़ती है, नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी कम होती है। इसमें भी वही रूल फॉलो होता है, ओके। तो ये दोनों इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, ध्यान रखिएगा, और दोनों में इंक्लिनेशन सेम होता है। इसके अलावा जो अगली लाइन है वह है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन। अगर हम कह सकते हैं कि अगर पूरे ग्राफ में एक ऐसी लाइन जो आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं तो वो यही लाइन है। क्यों? क्योंकि इनका अलग ही तरीके, ये इनको हम एक्सपोनेंशियल लाइंस या फिर कर्व लाइंस भी कहते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? कर्व लाइंस कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइंस आपकी कर्व की तरह दिखती हैं, यही लाइन होती हैं, इकलौती यही लाइन है जो कर्व लाइंस होती हैं, ठीक है। इनको पहचानना बहुत ईजी होता है, राइट। बाकी सारी तो स्ट्रेट लाइन होती हैं, चाहे तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होंगी, चाहे स्ट्रेट वर्टिकल होंगी, या फिर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइंस होंगी, लेकिन ये लाइंस इकलौती लाइंस हैं जो कर्व लाइंस होती हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि ये जो कर्व होता है इसे सैचुरेशन कर्व कहते हैं। यहाँ पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होती है? 100% हो जाती है। अगर यहाँ 100% है तो इस लाइंस के जो पैरेलल लाइंस होती हैं, लाइंस पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व, जो सैचुरेशन कर्व से पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड एज, हम उन्हें कहते हैं कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। अच्छा, एक और खास बात, कांस्टेंट का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि बेसिकली अगर ये लाइन है तो इस लाइन पे मैं किसी भी पॉइंट पे चला जाऊंगा, अगर इस लाइन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है तो हर पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% ही होगी। अगर यहाँ 30% है तो हर पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% ही होगी। अब ये कहने वाली बात तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस साइक्रोमेट्रिक इस सैचुरेशन कर्व की तरफ जाऊंगा, कोई प्रोसेस करते हुए अगर मैं सैचुरेशन कर्व पे पहुंचूंगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी RH मतलब बढ़ेगा, और अगर मैं इससे दूर जाऊंगा, इससे दूर की तरफ जाऊंगा तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी RH की जो लाइंस होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? सैचुरेशन कर्व पे होगी। अगर आप सैचुरेशन कर्व की तरफ जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उससे दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जब आपके सैचुरेटेड एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर पे को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहली चीज ये है, तो इनको रिप्रेजेंट भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं। आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन को तो ऑलरेडी हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या ह्यूमिडिटी रेशियो से, है ना, या फिर कांस्टेंट वेपर प्रेशर लाइन से। तो ये भी हॉरिजॉन्टल, वो भी हॉरिजॉन्टल, हाँ ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये भी क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। लेकिन इसकी एक खास बात होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस विच सेम विच आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब कह सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस क्या होती हैं? ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं विथ सेम एंगल, या फिर एंगल कह सकते हैं, तो एंगल नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कोइंसिडेंट कह सकते हैं।
हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो लाइंस होती हैं बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम लाइन। ये सेम लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है, सेम लाइन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मतलब जिस लाइन से आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करेंगे उसी लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। यानी अगर ये लाइन आपकी कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन है तो यही लाइन आपकी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की भी लाइन होगी। सेम चीज आपकी फॉलो होती है जैसे आपके वेट बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंथैल्पी में फॉलो होता है। उसमें भी तो आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंथैल्पी सेम लाइन से रिप्रेजेंट करी जाती है। सेम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पर भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो लाइन होगी वही लाइन आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की होगी। बस डिफरेंस क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपके सैचुरेशन कर्व से अवे जाता है, इस यहाँ से इस तरफ जाता है, अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन जो होती है टुवर्ड सैचुरेशन कर्व जाती है। तो ये क्या होती है, दे मूव अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। ये ऐसी लाइन होती हैं जो स्टार्ट होती है सैचुरेशन कर्व से और इससे दूर की तरफ जाती हैं, अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। बस इतना डिफरेंस होता है, दोनों सेम लाइंस, बस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी इधर से इधर देखते हैं टुवर्ड सैचुरेशन कर्व और ये अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और खास बात है कि इनको भी आउटसाइड साइक्रोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस तो पता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो वर्टिकल एक्सिस पे शो करते हैं, लेकिन इस एक्सिस पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो आउटसाइड रिप्रेजेंट करते हैं द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, ये आपकी बाहर रिप्रेजेंट होती है। और डिफरेंस तो आपको पता ही है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट अगर आप सैचुरेशन कर्व से आगे जाते हैं तो जो आपको टेम्परेचर मिलता है वही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है। ओके, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की लाइन के अबाउट, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन के अबाउट अगर आप जाते हैं आगे तो उसे क्या बोलते हैं, दैट यू विल गेट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये आपको पता होना चाहिए। और एक और खास बात कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, और आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लगता है वही सेम लॉजिक आपका यहाँ पे भी लगेगा, सेम लॉजिक। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम होगा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो जैसे आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है ना, दोनों सेम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से इनको भी सेम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। डिफरेंस बस यही होता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम वर्टिकल एक्सिस पे देखते हैं और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में सैचुरेशन कर्व के आगे जाके देखते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट अगर आप इस तरफ जा रहे हैं और आगे जाके आप देखते हैं यहाँ पर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वैल्यू मिलती है। ओके, एक और लाइन होती है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। वैसे तो ये भी एक साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है बट इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता। क्यों? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमको पता है इट इज इक्वल टू, आप आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, है ना, और आपको पता है पी वी बाई एम, वी बाई एम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, वी इज इक्वल टू वी बाई एम, और ये क्या हो जाता है आपका आर इंटू टी बाई पी। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब पर के जी। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मीटर क्यूब मतलब व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्ट एयर इन द मीटर क्यूब डिवाइड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। ये आपका जो है दैट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, मीटर क्यूब पर केजी। जैसे डेंसिटी जो होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो ये उसकी यूनिट हो जाती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम में बस देखो ये भी आपकी क्या होती है, ये इंक्लाइंड लाइन होती है, ये भी आपकी इंक्लाइंड लाइन्स होती हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो जैसे आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है, वैसे ये भी इंक्लाइंड लाइन्स होती है, लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, बट इनका क्या होता है, हाईएस्ट इंक्लिनेशन होता है, हाईएस्ट इंक्लाइंड लाइन्स। इनको पहचानना बहुत ईजी है क्योंकि इनका इंक्लिनेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी इंक्लाइंड लाइन का इंक्लिनेशन होता है वो किसका होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का होता है।
तो इनको तो हम बहुत, जैसे कहते नहीं है, अगर कोई इंसान बहुत लंबा है तो उसको दूर से पहचान सकते हैं, हाँ यार ये इंसान बहुत लंबा है ना। तो सेम वही चीज़ है कि ये लाइन इतनी इंक्लाइंड होती है कि इनको हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स हैं। दिक्कत आती है इसमें स्पेसिफिक इंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि उनको सेम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका इंक्लिनेशन कम होता है, इनका सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें भी वही कंसेप्ट है, ऊपर की तरफ जाओगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा आपका। मतलब पहाड़ जो आपका है, जैसे हिल है आपकी, तो हिल के ऊपर जाओगे, हिल की तरफ चढ़ोगे तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा। जितनी भी इंक्लाइन प्रॉपर्टीज होती हैं वो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेंगी और नीचे की तरफ जाएंगे तो कम होगा। ओके, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपको एक सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके जो लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपके चारों तरफ आप देखते हैं, एंड ये प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आपके साइक्रोमेट्री से रिलेटेड होते हैं और ये बेसिक प्रोसेस कहे जाते हैं साइक्रोमेट्री के। वैसे तो आपको लगता होगा सर एसी के अंदर जो प्रोसेस होता है वही आप पढ़ते हैं एयर कंडीशनिंग में, नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एसी के अलावा जो हमें पढ़ने होते हैं, जो साइक्रोमेट्री का पार्ट होते हैं। क्योंकि साइक्रोमेट्री में सिर्फ एसी को नहीं पढ़ते हैं, साइक्रोमेट्री इज बेसिकली द साइंस विच स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्चर एंड देयर वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन होता है ना, इन प्रॉपर्टी को कैसे हम वेरी करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेस, और इन्हीं में से जो 4 बेसिक प्रोसेस हैं उनकी हम स्टडी करेंगे पहले। तो पहला प्रोसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है, थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में भी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सेंसिबल हीटिंग बेसिकली आपके एग्जाम में इसका मतलब देखो, इसका बेसिक मतलब ये होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, नहीं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होना चाहिए। देखो वैसे तो अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक भी हो सकती है, रिलेटिव भी, लेकिन कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे के अबाउट, अगर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के अबाउट अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एयर के, मॉइस्ट एयर के, तो उसे हम सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे कर सकते हैं, मान लो कि आपकी एयर है, उस एयर को हम हीट कर रहे हैं हीटर से पास करा के, तो सिंपल क्या हो जाएगा, जो मॉइस्ट एयर आपकी आ रही है उस मॉइस्ट एयर को आपने कुछ नहीं किया, आप अपने हीटिंग कॉइल से पास करा दिया। जो हीटिंग कॉइल से जब पास कराएंगे तो वो गर्म हो जाएगी और वो गर्म हवा बाहर आ जाएगी। लेकिन ये सब हम किस में कर रहे हैं, क्लोज चैम्बर के अंदर कर रहे हैं। तो सेंसिबल हीटिंग का बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, मॉइस्ट एयर हीटेड इन अ क्लोज वेसल। अगर हम मॉइस्ट एयर को एक क्लोज वेसल में हीट कर रहे हैं, क्लोज वेसल के अंदर क्या होगा, क्या उसके अंदर मॉइस्चर आएगा, नहीं। क्या मॉइस्चर जाएगा, नहीं। तो अगर एक क्लोज वेसल के अंदर मॉइस्चर आपका सेम है, मॉइस्चर क्या होगा, सेम रहेगा। मॉइस्चर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी सेम रहेगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रखते हुए W जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इसको आप सेम रखते हुए W1 इज इक्वल टू W2 है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर आपकी सेम है उसको सेम रखते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, इसको T1 T2 जो लिखा है वो क्या है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है आपका 1 और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका 2 है ना। तो आप इसको बढ़ा रहे हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, आपको पता है कि आप एक्स डायरेक्शन में जब जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो उससे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है। तो उससे आपका जो प्रोसेस आपका होगा उसे सेंसिबल हीटिंग कहा जाएगा। सेंसिबल हीटिंग बेसिकली क्या है, जब आप मॉइस्ट एयर के ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो, और वो भी कैसे, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के अबाउट। और अच्छा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है तो और कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी, तब आपका वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका फंक्शन होता है, वेपर प्रेशर का, इसलिए इसको हम और क्या बोलेंगे, साइक्रोमेट्री में इसको हम आइसोबैरिक हीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबैरिक हीटिंग। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज आइसोबैरिक हीटिंग। ओके, तो बेसिकली अच्छा आइसोबैरिक हीटिंग हो गया क्योंकि वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इसमें कांस्टेंट होगा। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेंसिबल हीटिंग जब प्रोसेस करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा सेंसिबल हीटिंग करने से। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सेंसिबल हीटिंग का जब मतलब ही होता है
कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपकी कांस्टेंट होती है। वो क्या होता है, हम सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं। आपकी जब हम सेंसिबल हीटिंग करेंगे तो दो चीज़ें होंगी जो कांस्टेंट होंगी। क्या? एक तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन के अबाउट होता है, और अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगा तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट होगा। दोनों को सेम लाइन से तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? आपकी ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, अच्छा, इसके अलावा सेंसिबल हीटिंग या कभी भी हीटिंग वर्ड आपके सामने आता है, एनी हीटिंग, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की हीटिंग अगर आप पढ़ते हैं साइक्रोमेट्री में तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा डिक्रीज करेगी। और आप इसे देख भी सकते हैं इस डायग्राम में। अगर मैं पीछे नहीं जाऊंगा, लेट मी जस्ट शो यू हेयर ओनली, है ना। इसको ऐसे दिखा देता हूं, आप इसको दिखा देते हैं इसको इस प्रकार से। अब ऐसे अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं 1 से 2 तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस कैसे होंगी? ऐसे तो होंगी आपकी। आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, सैचुरेशन कर्व से दूर जा रहे हैं प्रोसेस करते हुए, तो क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इंक्लाइंड लाइन वाली प्रॉपर्टी होंगी, वो क्या होंगी? इंक्लाइंड लाइन वाली प्रॉपर्टी सारी बढ़ेंगी। स्पेसिफिक इंथैल्पी बढ़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, सब आपका इंक्रीज करेगा। तो देखो ये सब आपका इंक्रीज करता है, ये सब इंक्रीज करता है। तो इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि हम ये करते ही इसीलिए हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी इंक्लाइंड लाइंस होती हैं वो सब बढ़ती हैं, सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका डिक्रीज करता है, और ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस और इफेक्ट ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है सेंसिबल कूलिंग। ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रखते हुए जब आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को सेंसिबल कूलिंग कहते हैं। इसके भी आपसे एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखते हैं ये मॉइस्ट एयर इज कूल्ड इन, मॉइस्ट एयर को कूल किया जा रहा है इन क्लोज वेसल। क्लोज वेसल का मतलब कि उसके अंदर मॉइस्चर आएगा? नहीं आएगा। मॉइस्चर जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे आप अपने खाने पीने के सामान को, बिस्किट वगैरह पैकेट जो होता है वो एक कंटेनर में रखते हैं ना, है ना, पूरा सील कर देते हैं ताकि मॉइस्चर ना आ सके, खराब ना हो मॉइस्चर से। उसी प्रकार से क्लोज वेसल में रखने से मॉइस्चर नहीं आएगा। मॉइस्चर नहीं आएगा यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम आइसोबैरिक कूलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोबैरिक कूलिंग। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा, जैसे हम सेंसिबल हीटिंग में करते थे, इसमें अपोजिट होगा। इसमें जो प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा वो भी बिल्कुल अपोजिट होगा। वहां पर आपका क्या हो रहा था सेंसिबल हीटिंग में? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं। और बाकी सारी प्रॉपर्टी का बिल्कुल अपोजिट होगा। देख लेते हैं पहले तो हम कि प्रॉपर्टी पे फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले याद रखना, कभी भी किसी भी प्रकार की कूलिंग वर्ड अगर आप पढ़ते हैं किसमें? एयर कंडीशनिंग में, साइक्रोमेट्री में, तो कूलिंग कभी भी होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बढ़ेगा। ये भी मैं आपको दिखा भी दूंगा क्यों। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बढ़ेगा अगर आप कूलिंग करते हैं। और ये दो प्रॉपर्टी जो हैं आपकी, जैसे कि आपकी ह्यूमिडिटी रेशियो और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट कर रहे हैं, है ना, तो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये बढ़ेगा। इसको छोड़ के बाकी सब कुछ डिक्रीज करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ये दोनों आपकी कांस्टेंट रहेंगी, ह्यूमिडिटी रेशियो यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चाहे वो आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, वेट बल्ब टेम्परेचर हो या ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो। इसको आप देखना चाहेंगे तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आप देख सकते हैं आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम क्यों बढ़ा रहे हैं इसमें, क्योंकि आप देखोगे 0.1 से 0.2 जब जाएंगे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर किधर जाता है? इधर बढ़ता है, और इस तरफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, राइट। लेकिन आप देखेंगे जो आपकी इंथैल्पी है वो भी आप 0.1 से 2 जा रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जाओगे तो स्पेसिफिक इंथैल्पी भी डिक्रीज करेगा,
वेट बल्ब टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी तो लाइन इंक्लाइंड ही होती है, चाहे उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता होगा, तो ये आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स हो गई, हाई इंक्लाइन लाइन, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स भी डिक्रीज करती हैं। ओके, और ये कांस्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है। वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आइसोबैरिक कूलिंग कहा जाता है। ओके, इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज दो और बेसिक प्रोसेस होते हैं। पहला है आपका, थर्ड प्रोसेस है आपका ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब पहले दूसरे तो हमने देख ही लिए हैं, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग। इसके अलावा आपका ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। ह्यूमिडिफिकेशन का नाम ही होता है क्या, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्चर को बढ़ाना, ह्यूमिडिफाई करना। ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर, तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि मॉइस्चर को बढ़ाना, है ना। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब इंक्रीजिंग मॉइस्चर। अच्छा, साइक्रोमेट्री में जब हम मॉइस्चर की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इंक्रीजिंग मॉइस्चर का मतलब कि हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ईजी प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने पीछे देखा था ना कि सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी कांस्टेंट थी, है ना, कुछ आपकी इंक्रीज हो रही थी, कुछ डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन में आप देखोगे एक तरफा क्या होगा, सिर्फ एक क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है। सिर्फ कौन सी, आपकी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, और इसके अलावा बाकी सब कुछ आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, सब कुछ आपका इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गया आपका, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सब बढ़ता है। सिर्फ एक क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है, वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए इसको ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, कभी कभी इसको आइसोथर्मल भी कहते हैं। एक चीज और है, साइक्रोमेट्री में आपसे अगर आइसोबैरिक कहेगा साइक्रोमेट्री में, तो आइसोबैरिक का मतलब साइक्रोमेट्री में होता है कांस्टेंट वेपर प्रेशर, यानी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। साइक्रोमेट्री की बात कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट की जिसको हम पढ़ रहे हैं। और आइसोथर्मल अगर कभी आपसे कहेगा, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इस साइक्रोमेट्री सब्जेक्ट में अगर आप आइसोथर्मल कहेंगे तो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब होगा, और आइसोबैरिक कहेंगे तो कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कांस्टेंट वेपर प्रेशर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप आइसोथर्मल ह्यूमिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें एक क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बाकी सब इसमें इंक्रीज करता है। देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, 1 से 2 आप प्रोसेस कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है, एक स्ट्रेट वर्टिकल इंक्लाइन लाइन से, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन नहीं, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो इस पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, देख लीजिए, कांस्टेंट है पूरी लाइन के अबाउट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी सब देखो, पॉइंट 1 से 2 जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर जाओगे तो स्पेसिफिक इंथैल्पी बढ़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, सारी इंक्लाइन लाइन आपकी बढ़ेंगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो बढ़ता ही है, प्रोसेस ही यही होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आप देखिए, 1 से 2 आप जा रहे हैं तो बढ़ ही रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, सब कुछ इंक्रीज होता है, बस एक ही क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट होती है, वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, एंड लास्ट बेसिक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीह्यूमिडिफिकेशन। ये क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग दी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉइस्चर, डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर। अगर हम मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं एयर से, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो उसे क्या बोलते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम, आपने पढ़ा भी होगा डीह्यूमिडिफायर, जो मॉइस्चर को रिमूव करता है उसे डीह्यूमिडिफायर कहते हैं उस डिवाइस को। तो ये डिवाइस क्या करती है, डीह्यूमिडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको आप डीह्यूमिडिफिकेशन भी कह सकते हैं या आइसोथर्मल डीह्यूमिडिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस भी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अबाउट ही किया जाता है, इसलिए आप इसको आइसोथर्मल भी कह सकते हैं। ओके, आइसोथर्मल डीह्यूमिडिफिकेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ह्यूमिडिफिकेशन में क्या हो रहा था, सारी की सारी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी, सिर्फ एक क्वांटिटी थी जो क्या हो रहा था, कांस्टेंट था, जो था ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, इसमें डिक्रीज करेंगी। देख लीजिए आप, सब डिक्रीज कर रहा है, देख लीजिए, ये सब आपका इसमें डिक्रीज कर रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
स्पेसिफिक इंथैल्पी, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सब कुछ डिक्रीज करता है। सिर्फ एक क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहता ही है, वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यही बस कांस्टेंट है। क्योंकि ये क्या होता है, आइसोथर्मल डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लाइन के अबाउट आप मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है उसके अबाउट आप क्या कर रहे हैं, आप 1 से 2, ये मतलब 1 होगा, 1 से 2 ऐसे जा रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1 से 2 आप जा रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो यू आर गोइंग फ्रॉम 1 से 2, यानी कि आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को क्या कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और आप इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी सब प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना, आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब कम हो जाएगा। और इवन आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे तो आप अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व जा रहे हैं तो वो भी डिक्रीज करेगा। तो सब कुछ डिक्रीज करेगा, बस एक ही क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट होती है, वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपकी जितने भी बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इवन आपका जो आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है उसमें मैंने हर प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली डिस्कस किया आपके साथ कि किस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे वो इफेक्ट होती हैं, मतलब कैसे वो बढ़ती हैं, कैसे वो कम होती हैं। और हमने जो ये 4 बेसिक प्रोसेस पढ़े हैं ना, ये 4 बेसिक प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनसे भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यही कि इन प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है इन प्रोसेस में, आपके जैसे कि सेंसिबल हीटिंग में आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी हीटिंग के प्रोसेस में डिक्रीज करती है और किसी भी कूलिंग प्रोसेस में आपकी इंक्रीज करती है। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अगर याद रखेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जेईई एग्जाम्स में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।